Hey everyone, how are you all? I hope you all are well. So my name is Komal Sharma and as you know we are discussing about airport management. तो आज हम उसी के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पिछली क्लास में उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था कि एयरपोर्ट मैनेजमेंट होता क्या है और इसकी शुरुआत क्यों की गई, इसका ये कोर्स करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या सैलरी पैकेज रहता है, किस तरीके से आपको आगे फील्ड में ये मदद करता है। तो आज हम उसी के कुछ टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा उसी के अंडर जो आता है, पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से। एयरपोर्ट मैनेजमेंट के अंडर, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन की बात लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ एयरपोर्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आएगा हमारा इसमें, हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ एयरपोर्ट। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ एयरपोर्ट। तो देखिए, अगर हम एयरपोर्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशंस ऑफ एयरपोर्ट जानना बेहद ज़रूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि एयरपोर्ट का इतिहास क्या रहा, कैसे इसको मतलब देश में लाया गया, इसकी हिस्ट्री क्या रही, इसके बारे में जो भी बातें हैं वो मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगी। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो इसकी हिस्ट्री ये रही कि इन द स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी के मिडल में, 19th सेंचुरी के मिड टर्म में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इसको देश में लाया गया। सबसे पहले क्या होता था कि छोटे छोटे पैमाने पर विमान जो है उड़ाए जाते थे। इनकी बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी, बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स देश में लागू नहीं थे, और जो छोटे मोटे एयरपोर्ट्स हुआ भी करते थे तो उनका जो दायित्व था वो सरकार के पास ही था। उनका दायित्व सरकार ही संभालती थी, उसके ऑपरेशंस को सरकार ही संभालती थी, और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ पहले के टर्म में नहीं थी। धीरे धीरे इनका विकास होना शुरू हुआ। कैसे, किस चीज़ पर वर्क हुआ जिससे आज ये इतनी ग्रोथ कर पा रहे हैं, पुरानी इनकी हिस्ट्री क्या रही, क्या इतिहास था इनका, जिससे इन किस चीज़ में इनकी मदद ली जाती थी। तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट एयरफील्ड्स कब उड़ाए गए, तो देखिए, हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन के अंडर ही आएगा ये। फर्स्ट एयरफील्ड्स जो थे वो 99 से लेकर 1920 तक शुरू किए गए, जिसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा बेसिक पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा इनका वाइड एरिया नहीं था। तो किस पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे, ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए इन वर्ल्ड वॉर। इनको सबसे पहले 1909 दशक में मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो तब क्या होता था, तब इनमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ कुछ फैसिलिटीज़ थी लेकिन इतने ज़्यादा ये डेवलप नहीं हुए थे। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा ग्रासी फील्ड होता था, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं थी जिससे उनको बहुत स्मूथली तरीके से रन कराया जा सके या बहुत नए नए ऑपरेशंस को लागू किया जा सके। तो बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही साधारण सा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था। ऐसी कोई नींव नहीं थी, कोई ऑपरेशंस ऐसे रन नहीं कराए जाते थे, किसी चीज़ के लिए कोई डाटा तैयार नहीं किया जाता था। बहुत ही सिंपल वे में विमानों को बस बनाया गया, मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समझ में आने लगा कि ये हमारे विकास में बहुत ज़्यादा सहायक हैं, तो धीरे धीरे इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए इनमें सुधार किए गए। जैसे जैसे नई नई टेक्निक्स डेवलप होने लगी वैसे वैसे इनमें सुधार होते चले गए। तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर ये यूज़ किए जाने लगे इमरजेंस सिविल एविएशन। इमरजेंसी ऑफ सिविल एविएशंस के लिए ये यूज़ किए जाने लगे सेकेंड टाइम में, जो कि कब से शुरू किया गया, ये पीरियड 1920 से लेकर 1930 तक चला।
जो पहली फ्लाइट थी इंटरनेशनल बेस पर उड़ाई गई थी, वो लंदन से उड़ाई गई थी 1920 में पहली बार। 1920 में फर्स्ट टाइम ऐसी फ्लाइट उड़ाई गई जो इंटरनेशनल टर्म पे उड़ाई गई। पहली ऐसी फ्लाइट थी जो इंटरनेशनल वे के लिए उड़ाई गई। एंड धीरे धीरे क्या होने लगा, इसमें यात्राएं शामिल की जाने लगी, इसको परिवहन के पर्पसेस के लिए यूज किया जाने लगा। पहली फ्लाइट जो 1920 में शुरू की गई थी उसको परिवहन पर्पसेस के लिए यूज किया गया। जैसे जैसे इनमें सुधार होने लगा, अब इन्हें परिवहन पर्पसेस के लिए यूज किया जाने लगा, तो धीरे धीरे लगा कि इनमें और भी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे लोगों को आसानी से सारी फैसिलिटीज इजी वे में मिल सके। दोस्तों सबसे पहले फ्लाइट ने उड़ान भरी थी वो 1920 में भरी थी। और मैं ये भी बता दूं आपको, क्राइडोन करके एयरपोर्ट था लंदन में। लंदन में क्राइडोन एयरपोर्ट था, वहां से फर्स्ट फ्लाइट उड़ाई गई 1920 के दशक में, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट थी। तो इसके बारे में भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसी के थर्ड पॉइंट को जान लेते हैं। थर्ड पॉइंट में आएगा इसमें गोल्ड एविएशन, गोल्ड एज ऑफ एविएशन। गोल्ड एज इसकी रही है 1930 से लेकर 40 तक। इसमें क्या होता था कि धीरे धीरे विमानों को जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए उड़ाया जाने लगा। देखिए, जब शुरुआत में इसे मिलिट्री पर्पसेस के लिए उड़ाया जाता था, जिसमें कि बहुत सारी सुविधाएं वर्ल्ड वार के दौरान हमें प्राप्त हुई। धीरे धीरे इसको परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बनाया गया, इंटरनेशनल फ्लाइट से जोड़ा गया। उसके बाद सोचा गया कि क्यों ना इसका यूज कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी किया जाए, जिससे देश को एक वाइड एरिया मिल सके पार्ट्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस। धीरे धीरे क्या होने लगा, इसमें और भी सुधार किए गए, जैसे नेविगेशन की सुविधा शुरू की गई। आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वाइंड की दिशा क्या है, हमें किस दिशा में विमान को उड़ाना है, कौन सी सामने से कौन सा विमान आ रहा है, उस सभी का पता हम नेविगेशन के थ्रू लगाने लगे। उसके बाद इसमें एयर ट्रैफिक को भी शुरू किया गया। एयर ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन भी शामिल किए गए। तो धीरे धीरे इसमें प्रगति होने लगी, धीरे धीरे इसमें टेक्निक्स के आने से सुधार होने लगा और विकास को आगे बढ़ाया जाने लगा। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके 4 टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है पोस्ट वर्ल्ड वार। पोस्ट वर्ल्ड वार, जो पोस्ट वर्ल्ड वार का टाइम था वो 1930 से लेके 1940 तक था, जिसमें क्या हुआ था कि जो सेकेंड वॉर है, सेकेंड वॉर को ख़त्म किया गया था। उसके बाद मिलिट्री एयरक्राफ्ट को सिविलियन एयरक्राफ्ट से जोड़ा जाने लगा और लॉन्ग रनवेज तैयार किए जाने लगे। पहले क्या होता था, छोटे छोटे शॉर्ट रनवेज तैयार किए गए थे, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को क्राउड भी हो जाता था और ठीक तरीके से लैंडिंग नहीं हो पाती थी। तो इसलिए लॉन्गर रनवेज तैयार किए गए और ऐसी जगह पर तैयार किए गए जहाँ पर बिल्डिंग्स ना हो, या फिर ऐसी जगह पर तैयार किए गए जहाँ पर वाइड एरिया हो, जिसे एयरलाइंस के लैंड करने में कोई भी परेशानी या बाधा ना आए। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉन्गर रनवेज तैयार किए गए, लॉन्गर रनवेज तैयार किए गए और फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट की तैयारी की गई। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, एयरक्राफ्ट को ऐसे तैयार किया गया कि तेजी से काम हो सके। एयरक्राफ्ट को इस तरीके से तैयार किया गया कि हमें तेजी से, आसानी से और सुविधापूर्वक काम को कंप्लीट किया जा सके। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है हमारा जेट एज एंड एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन।
तो देखिए Z is and एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन। देखिए फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जेट एयरक्राफ्ट थे, जेट एयरलाइंस थी, वो अपीयरेंस में आने लगी, उनको बनाया जाने लगा और एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन किया जाने लगा। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि सिक्योरिटी तैयार की गई, किस लिए? फॉर पैसेंजर सेफ्टी, फॉर पैसेंजर सेफ्टी। जैसे कि धीरे धीरे एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन होने लगा और जेट एयरलाइंस जो हैं वो अपीयरेंस में आने लगी। और जब एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन हुआ तो सिक्योरिटी को ठीक किया गया फॉर पैसेंजर सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी को ठीक किया जाने लगा। एडवांस इन बैगेज हैंडलिंग में सुधार किया गया। एडवांस इन बैगेज हैंडलिंग, एडवांस इन बैगेज हैंडलिंग में भी सुधार किए गए। तो देखिए जो जेट एयरलाइंस का समय था वो कब से था? 1960 से लेकर 1980 तक था। तो ये सब नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रफ कर देती। 1960 से 1980 तक का रहा। अब आगे देख लेते हैं टॉपिक। तो देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, विच इज हब एंड स्पोक मॉडल। तो हब एंड स्पोक मॉडल कब आया? 1980 से लेकर 1990 तक रहा। डेवलप ऑफ मेजर हब एयरलाइंस को शुरू किया गया। जो मेजर हब हुआ करते थे, बड़े बड़े हब्स शुरू किए गए। उसके बाद आएगा आपका इम्प्रूवमेंट एयर एफिशिएंसी, जितनी भी एयर एफिशिएंसी थी उसको इम्प्रूव किया गया। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एंड पैसेंजर एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन शुरू किए गए जो पैसेंजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकें। जैसे कि बायोमेट्रिक चेक इन, बायोमेट्रिक थ्रू से चेक इन किया जाने लगा, सिक्योरिटी पर्पसेस किए गए एंड शॉपिंग की सुविधा भी एयरलाइंस पर दी गई, एंटरटेनमेंट की सुविधा भी एयरलाइंस पर दी गई, जिससे लोगों को बहुत वाइड एरिया पर सुविधाएं मिलने लगी। तो धीरे धीरे इनका विकास और भी तेज गति से होने लगा। अब आगे के टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए उसके बाद स्मार्ट एयरलाइंस एंड ऑटोमेशन शुरू किया गया। धीरे धीरे क्या हुआ? स्मार्ट टेक्नोलॉजी आने लगी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी के आते ही धीरे धीरे सुविधाएं चेंज होने लगी, उनमें और सुधार होने लगे। तो देखिए क्या होने लगा, रोबोटिक असिस्टेंट रखे जाने लगे, जैसे पर्सनलाइज पैसेंजर सर्विसेज। जो सर्विसेज कस्टमर को पर्सनल लेवल पर चाहिए होती थी वो भी उनको प्रोवाइड की गई। उसके बाद सस्टेनेबल एविएशन एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आया। उसमें क्या होता था, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। इसमें क्या होता था कि ग्राउंड सर्विस पे भी तैयारी की जाने लगी। ग्राउंड सर्विस को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाने लगा और एक नई नींव तैयार की गई। तो मैंने आपको इस पूरे टॉपिक्स में बता दिया है कि किस तरीके से हिस्ट्री रही है विमानों की, किस तरीके से एयरलाइंस की हिस्ट्री रही है और क्या पुराने दशकों में रहा और कैसे कैसे आगे बढ़कर एयरलाइंस ने अपना स्थान बनाया है, किस तरीके से हम कहाँ से होते हुए कहाँ तक हमने उड़ान भरी है और किस तरीके से अपनी नींव को मजबूत किया है। तो आगे अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट।
कि इसकी भूमिका क्या होती है और इसकी कौन कौन से दायित्व होते हैं एयरपोर्ट मैनेजमेंट में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। किसका क्या दायित्व होता है और किसको कौन सी भूमिका निभानी पड़ती है, किसके अंडर क्या काम आता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक, की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट। एयरपोर्ट मैनेजमेंट के अंडर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और क्या क्या भूमिकाएं ऐसी होती हैं जो हमें निभानी पड़ती हैं या जो वहाँ के मैनेजमेंट द्वारा निभाई जाती हैं। तो देखिए, फर्स्ट आएगा एयरपोर्ट मैनेजर। एयरपोर्ट मैनेजर की ड्यूटी क्या क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट होता है वो इस चीज की पूरी निगरानी रखता है कि वहां पर होने वाले सभी ऑपरेशंस स्मूथली रन कर सकें। वो सारी ओवरसाइट को ओवरसीन करता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा ओवरसाइट, ओवरऑल ओवरऑल एयरलाइन, पूरी एयरलाइंस का ध्यान रखना, उसके बारे में वहाँ पर होने वाले सभी ऑपरेशंस का ब्यौरा रखना, किस तरीके से कौन सा ऑपरेशंस कब रन कराया जाना है उसकी प्लानिंग करना। और वहाँ पर फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है, वहाँ पर होने वाली सभी प्लानिंग, जो भी स्ट्रेटेजीज उसको लागू करनी है उसके बारे में भी वो देख रेख करेगा। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रेटेजीज प्लानिंग, कौन सा प्लान कब लगाया जाए जिससे वहाँ का ऑपरेशन स्मूथली रन कर सके, वहाँ पर किसी भी कस्टमर को कोई भी सर्विस में किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। उसके बाद इसका काम होता है कि ये प्लानिंग करना कि वो गवर्नमेंट एजेंसी से बात कर सके या फिर कोऑर्डिनेशन कर सके एयरलाइन से या फिर कोऑर्डिनेशन कर सके गवर्नमेंट एजेंसी से। ये सब भी उसके वर्क के अंडर आता है। तो थर्ड पॉइंट इसमें हो जाएगा कोऑर्डिनेशन विद एजेंसीज या फिर गवर्नमेंट। ठीक है, बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना कि किसी भी तरीके की कोई वित्तीय कमी ना आए जिसकी वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब हो सके। तो उसके लिए इसे क्या करना होता है कि बजट का भी ध्यान रखना होता है, बजटिंग का ध्यान रखना होता है। ये सारे कार्य किसके होते हैं, एयरपोर्ट मैनेजर के अंडर आते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या काम होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक जनरल काम ये होता है कि वो डेली ये सुनिश्चित करे कि जो डेली रन करने वाले वर्क हैं, डेली रन करने वाले ऑपरेशन हैं, वो स्मूथली रन कर सकें। इट एंश्योर्स द डेली वर्क रन स्मूथली। अब इसमें ये देख लेते हैं कि डेली ऑपरेशंस पे कौन कौन से काम होते हैं। फर्स्ट तो यही थिंग आ जाएगी कि डेली ऑपरेशंस को ध्यान रखता है, डेली ऑपरेशंस को ध्यान रखता है। डेली ऑपरेशंस को तो ये ध्यान रखता ही है, लेकिन सेफ्टी कंपोनेंट्स को भी ध्यान रखता है कि कस्टमर की सेफ्टी कंपोनेंट्स का भी ध्यान रखा जाए। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, या तो बैगेज इन हैंडलिंग में हो सकती है, सिक्योरिटी में हो सकती है, माल को ट्रांसफर करने में हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। तो क्या आएगा इसमें दूसरा, सेफ्टी मेंटेनेंस। अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ्टी का भी ध्यान उसने रख लिया। उसके बाद उसके क्या काम होंगे कि सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना। अगर कोई भी रिसोर्सेज की कमी है, जैसे कि इक्विपमेंट की कमी है, या फिर किसी वर्क होल्डर की कमी है, या फिर किसी मैनेजमेंट की कमी है, या किसी भी तरीके की किसी भी एफिशिएंसी को दूर करना इसके अंडर आता है। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, रिसोर्सेज एलोकेशन। यानी कि किसी भी तरीके के रिसोर्स को अलाउ कराना इसके अंडर आएगा। फिर होते हैं हमारे एयर साइड मैनेजर। एयर साइड मैनेजर के अंडर कौन कौन से वर्क आते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एयर साइड मैनेजर के अंदर वो सारे वर्क आते हैं जो एयर बेसिस पे देखे जाते हैं, एयरलाइंस बेसिस पे देखे जाते हैं। यानी कि एयरलाइंस में किसी भी तरीके की कोई कमी आना, एयरलाइंस की उड़ान में किसी भी तरीके की कोई कमी आना, उस सबको ध्यान में रखना। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को ध्यान में रखना,
ट्रैफिक रूल्स को ध्यान में रखना, नेविगेशन को ध्यान में रखना, ये सब इनके अंडर आएगा। तो देखिए एक बार मेजर देख, एक बार ध्यान से देख लेते हैं एयरपोर्ट मैनेजर के क्या क्या रोल होते हैं। ओवरसाइट ओवरऑल एयरलाइंस, यानी कि सारी एयरलाइंस को ओवरसाइट करना कि कहाँ कहाँ पे कौन से ऑपरेशंस स्मूथली रन कराए जाएंगे, कहाँ पे कौन सी कमियां हैं उनको पूरा करना। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, किस तरीके से स्मूथली रन कराया जा सकता है, क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, कौन से न्यू ऑपरेशंस लागू किए जाएं, कोऑर्डिनेशन बिठाना विद एजेंसीज, विद गवर्नमेंट एजेंसीज, ग्राउंड फ्लोर पे जो जितनी भी एजेंसीज होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना है। उसके बाद आता है ऑपरेशन मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजर क्या करता है, डेली ऑपरेशंस को फॉलो करता है कि कौन सा ऑपरेशन स्मूथली रन कर रहा है या नहीं, सेफ्टी मेंटेनेंस का ध्यान रखता है फॉर बोथ द थिंग्स, एयरलाइंस के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी, रिसोर्सेज को अलाउ करता है। उसके बाद एयर साइड मैनेजर क्या करता है, एयरलाइंस बेसिस पे सारी कमियों को पूरा करता है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स, नेविगेशंस, इन सभी का ध्यान रखता है। अब इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे कि और क्या मैनेजमेंट होता है इसके आगे। लैंड साइड मैनेजर की बात करें तो इसके अंडर वो सारे वर्क आते हैं, वो सारे ऑपरेशंस आते हैं जो लैंड साइड के अंडर चलाए जाते हैं। तो वो क्या क्या वर्क हो सकते हैं, देखिए टर्मिनल फैसिलिटीज, जितनी भी टर्मिनल फैसिलिटीज हैं या वो रनवे, टैक्सीवेज, उन सभी की देख रेख करना इसके अंडर आता है। चेक इन काउंटर्स एंड सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स या फिर सिक्योरिटी सेफ्टी भी इसके अंतर्गत आता है। पार्किंग एंड ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग की जितनी भी सुविधा होगी या फिर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया रनवे, टैक्सीवेज, वो सभी इसके अंडर हैंडल किए जाएंगे लैंड साइड मैनेजर के अंडर। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट पे कॉमर्शियल मैनेजर। कॉमर्शियल मैनेजर जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कॉमर्शियल मैनेजर वो मैनेजर होता है जो मैनेज करता है एयरलाइंस की सभी कॉमर्शियल नीड्स को मैनेज करता है, या वो रेवेन्यू हो सकती है या फिर कोई मेंटेनेंस हो सकती है एयरलाइंस की, उन सभी को कंट्रोल करना कॉमर्शियल मैनेजर के अंडर आता है। देखिए एयरलाइंस में कहाँ पर किस रेवेन्यू की ज़रूरत है, क्या खर्चा होना चाहिए, किस चीज़ की देख रेख होनी चाहिए, क्या मेंटेनेंस होनी चाहिए, उस सभी की देख रेख किसके अंडर आती है। उसके बाद है कस्टमर एक्सपीरियंस, इस सभी के अंडर ये आता है, यानी कि किस तरीके की जमा पूंजी हमें कहाँ खर्च करनी है, कौन सा ऐसा ऑपरेशन चलाया जाए जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके, कहाँ पर कौन सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इस सभी की देखरेख करना कॉमर्शियल मैनेजर का काम होता है। यानी कि किसी भी तरीके की वित्तीय सहायता अगर एयरलाइंस को चाहिए तो वो कॉमर्शियल मैनेजर के अंडर आता है। वो किसी तरीके का डाटा तैयार करना हो सकता है रेवेन्यू से रिलेटेड, या कोई और वित्तीय सहायता हो सकती है। अब आगे देखते हैं कौन कौन से इसके मैनेजर और बाकी भी हैं। देखिए अगर हम सिक्स सिक्योरिटी मैनेजर की बात करते हैं तो उसके अंडर क्या क्या आता है, सभी से सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आएंगे, जितने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सभी इसके अंडर आएंगे। जैसे कि सर्विलियंस का ध्यान रखना, सर्विलियंस सीसीटीवी वगैरह का ध्यान रखना, ये सब हमारी सिक्योरिटी के अंदर आता है। रिस्क असेसमेंट करते रहना कि कहीं कोई रिस्क तो नहीं है एयरलाइंस में, उस सभी का असेसमेंट करना इसके अंडर आता है। फिर आएगा हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एनवायरमेंट का ध्यान रखता है कि वहाँ का एनवायरमेंट किस योग्य है। हमें बार बार एनवायरमेंट में हवा का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके की हवा है, हमें किस दिशा में प्लेन को उड़ाया जाना है, क्योंकि हर एक घंटे में जो वायु होती है वो अपनी दिशा को बदलती रहती है। तो देखिए इसमें क्या क्या करना होता है, हमें एनवायरमेंट कंपोजिशंस का ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से कब हमें प्लेन उड़ाया जाना है उसका ध्यान रखना है, कब मौसम खराब होने वाला है, कब फ्लाइट कितनी लेट जाएगी, कहाँ पे मौसम खराब है, किस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। रिसोर्सेज कंजप्शन, यानी कि अगर कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका हम कंजप्शन कर सकते हैं, जिनको हम बाद में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना होता है। फिर है इसमें कॉमर्शियल रिलेशन, यानी कि कम्युनिकेट कर पाना, ऐसे कमर्शियल रिलेशन है जिसमें कि स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं और दूसरी एजेंसीज हो सकती हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाना भी इसके अंडर आता है। फिर आता है एजुकेशन अवेयरनेस,
अवेयरनेस के अगेंस्ट एजुकेशन देना कि लोगों को सावधान करना एनवायरमेंटल के अगेंस्ट इसके अंडर आता है। तो आगे के अब हम रिसोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 8 पॉइंट देख लेते हैं। 8 पॉइंट के अंदर आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मैनेजमेंट के अंदर आएगा कि अगर हमें किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है मैनेजिंग को लेकर तो हम उसको रिक्रूट कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसी जॉब्स ऑफर कर सकते हैं कि अगर हमारे मैनेज करने में कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ रही है तो हम रिक्वायर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं और अपनी जॉब को ऑफर कर सकते हैं। देखिए इसमें रिक्रूट शामिल होता है, मैनेज करना, उसको उनको ट्रेन करना या फिर सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। और ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि उनकी सेफ्टी को लेकर, उनकी मेंटेनेंस को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम को सही करना, तो उस सभी की जानकारी जो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रखता है। इसके बाद 9 नंबर की हम बात करेंगे। उसके बाद 9 नंबर पे आता है पब्लिक रिलेशन मैनेजर, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए 9 नंबर पे आएगा पब्लिक रिलेशन मैनेजर। पब्लिक रिलेशन मैनेजर में क्या होता है कि हमारी एयरलाइंस की मैनेजिंग जो है वो पब्लिक के साथ किस तरीके की है, पब्लिक के साथ कब कोऑर्डिनेशन हमारा हो पाएगा, जब हम मीडिया से कांटेक्ट करेंगे, मीडिया से कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, उसके बाद हम पब्लिक को इंटरेक्ट कर पाएंगे, पब्लिक से अपने रिव्यूज़ जो हैं वो शेयर कर पाएंगे। तो अगर हम मीडिया से जुड़ते हैं तभी तो मीडिया के थ्रू ही पब्लिक जान पाती है कि हमने कौन सी एयरलाइंस का शुरुआत कब हुई है और किस एयरलाइंस की सुविधा का हम कब लुत्फ़ उठा सकते हैं, किस एयरलाइंस की सुविधा का हम कब यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में इसमें है, जैसे कि पब्लिक रिलेशन मैनेजर। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टेक होल्डर एजेंसी भी होंगी और दूसरा क्या होगा, इसमें मीडिया भी शामिल होगी। भाई स्टेक होल्डर एजेंसी से क्या होता है कि जो भी लोग हैं जो हमारी एजेंसी को हायर करना चाहते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट है तो उससे हमें कांटेक्ट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमारी कंपनी के बारे में लोगों को पता चल पाता है। और दूसरा होता है मीडिया के ज़रिए, मीडिया से कांटेक्ट करके भी हमारी कंपनी के बारे में या फिर हमारे एयरलाइंस के बारे में लोग जुड़ पाते हैं और उसके बारे में पता कर पाते हैं। अब हम 10 पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि है IT एंड टेक्नोलॉजी मैनेजर। अगर हम 10 पॉइंट की बात करें तो 10 पॉइंट पे आता है IT एंड टेक्नोलॉजी मैनेजर। आपने देखा कि 1900 से लेकर 20वीं शताब्दी तक एयरलाइंस में कितने ज़्यादा सुधार आए और उन सुधारों का जो श्रेय है वो IT सेक्टर को जाता है या फिर टेक्नोलॉजी को जाता है। हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता या टेक्नोलॉजी मैनेजर हायर करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि जो हमें समय समय पर ऐसे फीचर्स बता सके, ऐसे ऑपरेशंस रन करवा सके जिससे हमारी फ्लाइट जो है स्मूथली रन कर सके और विकास की ओर अग्रसर हो सके। तो IT सेक्टर जो है एक बहुत बड़े फील्ड में हमारी सहायता करता है, हर तरीके से हमें टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराने में और नई नई टेक्निक से हमें इंट्रोड्यूस कराने में। तो इसमें क्या होता है कि न्यूली जितनी भी टेक्निक्स आती हैं या फिर न्यू ऑपरेशंस जो आते हैं या फिर कोई नई क्रिएटिविटी, कोई नई एक्टिविटी, न्यू एक्टिविटी जो अप्रोच होती है या फिर नई तरीके के फीचर्स जो आते हैं वो इसके थ्रू आते हैं। ये हमें बता पाती है, IT टेक्नोलॉजी हमें बता पाती है कि किस तरीके के फीचर्स से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को अब क्या चाहिए, किस तरीके की सुविधा होनी चाहिए जिससे वो हमारी एयरलाइंस को यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हमें IT सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है और इसी मैनेजिंग को हमें रखने की ज़रूरत इसीलिए महसूस हुई। तो अब आगे हमारा जो ये 10 इसमें टॉपिक्स थे, 10 सब टाइटल्स थे कि कौन कौन से मैनेजर होते हैं, इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में था। अब हम इसे 3rd पॉइंट पढ़ेंगे, 3rd टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
देखिए अब हमने इसके की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर ली है, इसके 10 की रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी हमने बात कर ली है। इसके हार्ड कॉपी में नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। तो अब हम थर्ड टॉपिक की बात करेंगे विच इज एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो एयरपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखिए एयरपोर्ट पर जो सारा काम होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। वहाँ पर हमें मैनेजिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल पर्पज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, कमर्शियल मैनेजमेंट की ज़रूरत भी वहाँ पर हमें पड़ती है और कम्युनिकेशन की ज़रूरत भी वहाँ पर हमें पड़ती है। तो किस तरीके से ये काम एक दूसरे को बांटा जाता है, किस तरीके से काम एक दूसरे पर डिपेंड किया जाता है, किस तरीके से काम की किसके अंडर क्या काम आता है और किस विभाग में ये काम बांटा जाता है, उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे पहले किसके पास के किस तरीके की इसकी संरचना बनाई जाती है, सबसे पहले किसके पास ये अधिकार होता है इस पूरे मैनेजमेंट को हाथ में लेने का। तो सबसे पहले आएगा हमारा अथॉरिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले होता है अथॉरिटी मैनेजमेंट। अथॉरिटी मैनेजमेंट के अंडर सभी तरीके के ऑपरेशंस आते हैं। अथॉरिटी मैनेजमेंट के अंडर ऐसी अथॉरिटी आती है जिसके पास वहाँ के एयरलाइंस का दायित्व होता है। या तो वो एक गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती हैं, गवर्नमेंट और अ प्राइवेट एजेंसी, या तो वो गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती, या तो इनका दायित्व गवर्नमेंट एजेंसी के पास हो सकता है या फिर प्राइवेट एंटिटी के पास हो सकता है। यानी कि सबसे पहला दायित्व या तो किसी प्राइवेट एंटिटी ने इसे अथॉरिटी ले रखी हो एयरलाइंस की, या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर ने इसकी अथॉरिटी ले रखी हो। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूटिव मैनेजर। एग्जीक्यूटिव मैनेजर को हम सीईओ के नाम से भी जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है ensures overall activity run smoothly। जिनका काम होता है कि एंश्योर कराएं वो कि सारी एक्टिविटी जो है वो स्मूथली रन कर रही हो, सारे ऑपरेशंस जो है वो स्मूथली रन कर रहे हो। जैसे कि हमने पढ़ा, सबसे पहले आता है हमारा अथॉरिटी मैनेजमेंट। अथॉरिटी मैनेजमेंट के पास ये अधिकार होता है एयरलाइंस को अथॉरिटी देने का या फिर उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने का, अपना स्थायित्व जमाने का। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव मैनेजर, इनको सीईओ के नाम से भी जाना जाता है। ये इंश्योर्स करते हैं, they ensures overall operations, overall activity run smoothly in airport। एयरपोर्ट पे जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली रन करने चाहिए, ये इसके अंडर इनका कार्य होता है। फिर आते हैं हमारे डिपार्टमेंट मैनेजर। डिपार्टमेंट मैनेजर में क्या होता है? कार्य बंट जाते हैं। किसी एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर काम जिसमें उसने स्पेशलिस्ट है वो उसको दिया जाता है। जैसे कोई कमर्शियल फील्ड का व्यक्ति है तो उसको कमर्शियल पर्पज से रिगार्डिंग ही कार्य दिए जाएंगे। ये सब उनकी प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। अब इसके अंडर क्या आएंगे? डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट पे हम बोलेंगे डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट। जिसमें डिपार्टमेंट को
उनकी प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कार्य बांटा जाता है। जैसे वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो सकता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हो सकता है, एनवायरमेंटल पर्पस के लिए हो सकता है, आईटी सेक्टर के कार्य हो सकते हैं। तो ये उनके अंडर आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंडर कौन कौन से कार्य आते हैं। पहला होता है इसके अंदर जो है ना इसके अंदर पहला मैनेजमेंट क्या होगा वो देख लीजिए। पहला होगा ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसमें कि सभी तरीके के ऑपरेशंस होंगे। सिक्योरिटी ऑपरेशंस, माल को चेक इन करने के ऑपरेशंस, ग्राउंड बेसिस पे जितने भी ऑपरेशंस चलाए जाएंगे, टैक्सीवेज, रनवेज, उनकी जानकारी, एयरलाइंस की जानकारी, सभी ऑपरेशंस ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद इसमें सेकेंड पॉइंट कौन सा आएगा, वो आएगा कॉमर्शियल ऑपरेशन। कॉमर्शियल ऑपरेशन यानी कि जितने भी व्यापारिक कार्य होंगे वो व्यापारिक व्यक्ति के हाथ में सौंपे जाएंगे जो भी। उसके बाद आते हैं हमारे फाइनेंशियल वर्क, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत जितने भी रेवेन्यू होंगे या कोई भी वित्तीय सहायता जो कस्टमर सर्विसेज पे चाहिए हो या फिर हमारे मैनेजमेंट के सर्विसेज पे चाहिए हो या एयरलाइंस के रिगार्डिंग चाहिए हो, वो सभी इसके अंडर आते हैं या उनका ध्यान रखना, उनको मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। देखिए मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के अंदर हमारी मीडिया आ जाएगी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी आ जाएंगी या फिर हमारे स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे जिनसे हम बात करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब इनके अंडर आएगा। उसके बाद हमारे कुछ लीगल नोट्स होते हैं, लीगल नोट्स जिनमें सारे एंटिटी कंसेप्ट्स होते हैं, हमारे जो भी लीगल बेसिस पे हमने नीतियां निर्धारित की हैं वो सभी इसके अंडर आती हैं और सारा डाटाबेस इसी के अंदर बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। देखिए इसे रफ करना पड़ेगा। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे जो थर्ड के बाद आएगा। थर्ड के बाद आप एरो कर लीजिएगा। पॉइंट की बात करेंगे तो इसके अंदर आएगा एयरलाइन टेनेंट्स। एयरलाइन टेनेंट्स कौन से होते हैं? एयरलाइन टेनेंट्स ऐसे होते हैं, ऐसी कुछ एयरलाइंस होती हैं जो किराए पर कार्य कर रही होती हैं, यानी कि किसी एजेंसी द्वारा, किसी अथॉरिटी द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा किराए पर ले ली जाती हैं और उनको किराए पर ही उड़ाया जाता है। जो भी उसका किराया होता है वो उसको पे कर दिया जाता है और उन एयरलाइंस को उड़ाया जाता है। तो इसके अंदर किसी भी तरीके की एजेंसी शामिल हो सकती है, कोई अथॉरिटी शामिल हो सकती है या फिर कोई स्टेक होल्डर्स भी शामिल हो सकते हैं जो इन्हें किराए पर लेकर कॉमर्शियल पर्पस पर उड़ाते हैं या फिर इनको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंतर्गत आ सकते हैं कोई भी स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं, कोई भी एजेंसीज आ सकती हैं या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज आ सकती हैं। तो ये सब इसके अंडर होते हैं। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट पे आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज के अंतर्गत वो सारा मैनेजमेंट आता है जो यहाँ की नीतियों को, यहाँ की पॉलिसी को निर्धारित करता है, यहाँ के ऑल ओवर ऑपरेशंस को निर्धारित करता है। वो सभी सपोर्ट सर्विसेज के अंदर आता है, यानी कि जो एयरलाइंस को सपोर्ट कर रहा है, किसी तरीके से उनका उत्तरदायित्व ज़्यादा है उन पे, तो वो इसके अंडर आते हैं। तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए जो कि हमारे एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं। मैंने बताया किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट पे इसमें अथॉरिटी आती है, अथॉरिटी के पास ये सारा दायित्व होता है कि अथॉरिटी के पास एयरलाइंस का सारा दायित्व होता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो कि सीईओ के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑल ओवर ऑपरेशंस को रन कराने में वर्क करता है। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे डिपार्टमेंटल, जो कि कई तरीके के डिपार्टमेंट में बटे हुए हैं, वो कॉमर्शियल बेसिस पे, सिक्योरिटी बेसिस पे या एनी अदर। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर पे आता है एयरलाइन टेनेंट्स, जो कि किराए पर कह सकते हैं हवाई जहाज को
भत्ते पर या किराए पर बोरो कर लेते हैं। 5th नंबर पे आता है हमारा सपोर्ट सर्विसेज, जो कि हर तरीके से हर किसी की नीति में, पॉलिसी में, डाटा में, बेस में इनको सपोर्ट करती है, एयरलाइंस को सपोर्ट करती है। वो बहुत बड़े मैनेजमेंट हो सकते हैं, वो बड़े मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।